नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे बंगाल की। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री जहां खेला होबे के नारे के साथ कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में हैं, तो वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी परिवर्तन का सपना देख रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांथी की रैली में तृणमूल कांग्रेस को घेरा, तो अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विष्णुपुर की रैली से बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता ने यहां कहा कि बीजेपी यहां यूपी से ट्रेनों और बसों में बैठाकर गुंडे भेज रही है। ये भगवाधारी, तलकधारी, पान मसाला चबाने वाले गुंडे बंगाल में घुसकर यहां का कल्चर खराब कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठा बताते हुए कहा कि मैं पहला पीएम का सम्मान करती थी, अब भी मेरे मन में उस कुर्सी के लिए सम्मान है, लेकिन मैंने कभी इतना बड़ा झूठ नहीं देखा। उनकी सरकार के तहत आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान सभी को नुकसान उठाना पड़ा है। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि दिल्ली की सड़कों पर किसान कई महीनों से बैठे हैं, कई किसानों की जान चली गई है, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने चुप्पी साधी हुई है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। इधर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल के कांथी में चुनावी सभा को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि 2 मई को टीएमसी का जाना तय है और बीजेपी की सरकार बंगाल में बनेगी। आपको बता दें कि बंगाल में पहले चरण के लिए 27 मार्च को मतदान होना है। पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग की जानी है। সে রাজস্থানী হোক, পাঞ্জাবি হোক, সিন্ধ হোক, গুজরাটি হোক, মারওয়ারি হোক, তামিল হোক, দিল্লি হোক, আমরা তাদের বহিরাগত গুন্ডা বলি না। বহিরাগত গুন্ডা কাদের বলি? উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে। কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস দিদি ও দিদি এখানে কোনো ভারতবাসী বহিরাগত নয়, সব ভারত মাতার সন্তান। जिस बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है, उस बंगाल में ममता दीदी बहिरागतों की बात कर रही है। बहिरागत रवि ठाकुरेर, सुभाष बोसेर, मातंगिनी हाजरार, श्यामा प्रसाद मुखर्जीर बंगभूमि और भारत भूमि আমরা সবাই এই ভারত ভূমির সন্তান। এই ভূমিতে কোন भारतवासी बहिरागत नय। कि बंगाल के मैनिफेस्टो एक बंगाल के रहने वाले से रिलीज नहीं किया। एक गुजराती आके बंगाल के मैनिफेस्टो रिलीज किया और वो भी मंच पे थे मध्य प्रदेश का एक नेता। बीजेपी जो बंगाल विरोधी ये लोग फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है। ये लोग भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर पर इसका कोई विश्वास नहीं है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, ये तृणमूल का राजनीति पश्चिम बंगाल का अभी। तो देखा आपने, सुना भी आपने किस तरीके से ममता दीदी गरजी हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी भी पीछे कैसे रह सकते हैं। और इस बार पश्चिम बंगाल की जो जंग है, जो लड़ाई है, ये ऐसे तीखे शब्द जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, इसलिए भी मिलेंगे क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करना चाह रही है और ममता दीदी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो तिलकधारी या भगवाधारी गुंडे हैं, ये आकर यहाँ का कल्चर खराब कर रहे हैं और वो ऐसा होने नहीं देंगी। यही अपील उन्होंने वहां की जनता से भी की है। बहरहाल पहले चरण की जो वोटिंग है 27 मार्च को होनी है। तमाम दिग्गजों का डेरा वहां पर है। ममता बनर्जी को जिस तरीके से पैर में चोट लगी थी, बावजूद उसके उनका प्रचार जोरों से चल रहा है।
क्या है पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। आपका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। नवीन मिश्रा जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि टीएमसी का पक्ष रखने के लिए खालिद अबदुल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले नवीन जी आपसे करना चाहती हूं। भगवाधारी, तिलकधारी, गुटखा पान मसाला चबाने वाले पश्चिम बंगाल का कल्चर खराब कर रहे हैं, उनका परिवर्तन हम सहन नहीं करेंगे, ना कोई परिवर्तन हम होने देंगे, ममता दीदी ने कहा है प्रचार में। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भगवा शब्द के बारे में गलत शब्द का प्रयोग करके मुख्यमंत्री जी हिंदुस्तान के सनातन धर्म को मानने वाले तमाम सनातनियों का अपमान किया है। पूरे हिंदुस्तान में जो रहने वाले सनातन धर्म को मानने वाले साधु महात्मा हैं, उनको उन्होंने इस शब्द में देकर के गाली का उन्होंने प्रयोग किया है। और इसको बर्दाश्त पश्चिम बंगाल में रहने वाले कोई भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग या जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो समाजवाद के पक्षधर हैं या राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं, वो लोग भी उनकी इस भाषा को अच्छे ढंग से पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं ले रहे हैं। एक शब्द आ रहा था बीच में बैरागतों का। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो 16-17% रहने वाले हिंदी भाषी हैं, उनको और साथ साथ जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो आए हुए हिंदू परिवार के जो शरणार्थी जो भारत के नागरिक हैं, उन तमाम लोगों को उन्होंने ये बरागतो शब्द बोल करके बंगाली परिवार को और 16-17% जो हिंदी भाषी हैं, उनको उन्होंने गाली देने का काम किया है। रहा बैरागतो शब्द, आपको मैं बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था और जन्म के बाद उनका परिवार आकर के कलकत्ता के एल्गिन रोड, जो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री आज तक एमएलए हैं, उस इलाके में वो रह करके आजाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना किया। पूरे देश के क्रांति आंदोलन की उन्होंने पश्चिम बंगाल से शुरुआत की और आज देश की जो आजादी है उसमें नेताजी का कितना बड़ा योगदान है, ये भारत का 130 करोड़ जनता कभी नहीं भूल सकती है। बरागतो शब्द बोल करके उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया है। ममता बनर्जी का चरित्र इस ढंग का रहा है। उनकी जब इतिहास देखेंगे, मैं भवानीपुर से हूँ और भवानीपुर से उनके विरोध में मेरी राजनीति है, उनके विरोध में मैं राजनीति करता हूँ, ये पूरा पश्चिम बंगाल को पता है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के और समाजवाद के पक्षधर लोगों के डर से वो नंदीग्राम गई हैं। और आपको बता दूं, नंदीग्राम में जो वो इतनी बुरी तरह फंसी हैं बरागतो शब्द बोल के, क्योंकि नंदीग्राम के वो स्थानीय लोकल नहीं है, वो रहने वाली कलकत्ता के साउथ कलकत्ता के भवानीपुर की हैं। और आज बैरागतो शब्द नंदीग्राम के लोग उनके ऊपर यूज कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, 27 तारीख को चुनाव है, 2 मई का रिजल्ट आएगा। मैं फिर स्वदेश टीवी पर 2 तारीख को मैं जरूर बैठूंगा। मैं खुद अपनी तरफ से आमंत्रण आपसे मांग रहा हूं और आप देख लेंगे कि ममता बंदोपाध्याय 2 तारीख को भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री हम लोग लिखवाएंगे और नंदीग्राम से उनको एक्स एमएलए बना करके पश्चिम बंगाल में कलकत्ता शहर में वापस करवाएंगे। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ खालिद जी भी जुड़े हुए हैं। खालिद जी, क्या लगता है जनता एक बार टीएमसी को फिर से क्यों चुने, परिवर्तन क्यों ना करे? और जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि ये गुटखा पान मसाला चबाने वाले यहाँ का कल्चर खराब कर रहे हैं, क्या ये बातें ठीक हैं? क्यों ना सुने, ये भी तो प्रश्न आ सकता है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र बोल रहे थे कि बहिरागत, तो शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल सही किया है। मैं तो शुभेंदु अधिकारी को हम लोगों कभी नहीं कहा बहिरागत, हमने तो मुकुल राय को कभी नहीं कहा बहिरागत, हमने तो राजीव बनर्जी को कभी ना कहा बहिरागत। खालिद भाई, बैरागत तो नवीन मिश्रा को बोलेंगे आप? मैं मेरे मित्र नवीन मिश्रा को मैं बहिरागत तो नहीं बोलूंगा, मेरे दिल के अंदर के बसने वाले लोग बोलूंगा, वो तो मेरे दिल में बसते हैं। बहिरागत तो कहाँ होते? मैंने बाहरी से। खालिद भाई, आप प्रदेश के बड़े नेता हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। आप ये कहें कि बरागतो शब्द को जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और आपके मुख्यमंत्री जिस ढंग से बरागतो शब्द बोल करके समाजवाद को तोड़ने का काम कर रही है, क्षेत्रीयवाद को जो बढ़ावा दे रही है, ये क्या समाजवाद के लिए उचित है क्या? मुझे बोलने का मौका आप दें। आप तो बहुत देर तक बोले, मैं चुप शांति से सुनता रहा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे मौका दे तो मैं आपको विशेष रूप से बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, बोले आप। तो मेरे मित्र सुनिए, मैं कह रहा था कि बहिरागतों के बारे में मैं यहाँ पे साबित कर दूं कि बहिरागत कैसे हो रहा है। देखिए, आपके इसी माध्यम में जस्ट 2 मिनट पहले मैंने मैनिफेस्टो का भी बात सुन रहा था आपके टीवी में। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो को कैसे किया, कौन किया नहीं किया, ये सब दूसरी बात है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बंगाल की इस भूमि पे कोई ऐसा बंगाली इनको नहीं मिला, चाहे वो नवीन मिश्रा ही क्यों नहीं होते मेरे मित्र, चाहे वो दिलीप घोष होते,
चाहे वो मुकुल राय होते, शुभेंदु अधिकारी होते। ऐसा क्या हो गया कि आपका दस्तूर, आपका मैनिफेस्टो जो आप संकल्प पत्र कह रहे हैं, उसको आप प्रकाश करने में गुजरात और दिल्ली से आकर नरेंद्र मोदी जी के जो साथी हैं अमित शाह जी ने इसको पूरे 1 घंटा में, ऐसा लग रहा था कि हिंदी में ये भाषण दे रहे थे, बता रहे थे। तो बंगाल की गरिमा को आप कितना चोट पहुंचाइएगा, बंगाल की गरिमा को कितना ठेस पहुंचाइएगा, बंगालियों की आप कितना अपमान कीजिएगा। हम बंगाली हैं, हमारे पास आके आप पूरे प्रदेश में एक भी आपको बंगाली नहीं मिला जो ये दस्तूर, ये संकल्प पत्र आपका पढ़ सकता था। और यहाँ कहीं कहीं ना मुझे ये भी लगा कि अमित शाह जी ने जिस तरह से संकल्प पत्र जो मैनिफेस्टो को पढ़ रहे थे, कि लग रहा था कि कोई जनसभा कर रहे हैं। एक तरफ से 2-1 पैराग्राफ पढ़ते थे, दूसरी तरफ से हाथ ताली जोर जोर से होता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके अंदर में जो भावनाएं हैं और ममता बनर्जी की जो आवाज है बहिरागतों का, तो ये साबित कर रहा है। आपने कहा, कल हमने सुना अमित शाह जी की जबानी कहा कि आप एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का परिवर्तन कर दो। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि भाई भारतवर्ष में पार्लियामेंट में आप बैठे हैं, आप अपने पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पास करवा लें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक पद पे, 1-2 पद पे एक आदमी बैठ सकता है, 1 मैन 2 पोस्ट करवा सकते हैं। इसको करवा ले तो बेहतर होगा, तभी आप यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यहाँ तो लग रहा है कि आप खुद साबित कर दे रहे हैं कि बहिरागत तो आप हैं और बहिरागत तो होके काम कर रहे हैं बाहरी आदमियों के। आपने देखा, अगर हम दिलीप घोष से पढ़वा देते, यहाँ के अध्यक्ष है, उनकी जबान बड़ी लंबी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको ये मौका तक नहीं मिला मैनिफेस्टो पढ़ने का। अब बंगाल के हर वो बंगाल के जो पार्टी थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो वाम फ्रंट हो, किसी भी पार्टी को आप देखें, तृणमूल कांग्रेस हो, अपनी मैनिफेस्टो को अपने ही नेता के द्वारा, बंगाल के नेता के द्वारा ये पढ़वाया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अपमान है। और बात रही कि आज जो बंगाल की जो भूमि है, बंगाल की भूमि में ममता बनर्जी इस भूमि की हर वो सुगंध और गंध को पहचानती है, समझती है। उनको मालूम है कि ये लोग जो चिल्ला रहे हैं ये गुब्बारा की तरह है। 2 तारीख के बाद मेरे मित्र नवीन जी भी बैठेंगे, हो सकता है अगर आप मुझे भी बुलाएंगी तो मैं भी बैठकर यही कहूंगा। नवीन जी एक बहुत अच्छे सज्जन मानुस है, लेकिन उनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं भूल पद्धति पे चल रहे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने इस सज्जनता को लेकर भूल पार्टी में नहीं जाकर ममता बनर्जी के हाथ को थामकर ममता बनर्जी को मजबूत करें। और बंगाल की ये भूमि क्रांतिकारी भूमि है, हमने कभी नहीं कहा कि ठीक है। खालिद जी, ये जो निमंत्रण आपने नवीन जी को दिया, ये जो निमंत्रण आपने नवीन जी को दिया, ये बताइए, यदि ऐसा सब कुछ अच्छा है तो आपके अपने लोग भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले गए? कितने लोग गए हैं बताइए? जो भी पार्टी से छोड़कर गए हैं उनको ये मालूम थी, ये जानकारी पूरी तरह से थी कि आज अगर हम इस पार्टी में रहेंगे, मेरे अंदर में चार्जशीट लगा हुआ है कि मेरे अंदर में ये चार्जशीट लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं मुझे सीबीआई और ईडी वालों का गिरफ्तारी मेरे गर्दन पे झूल रही है। और वो उस डर से, उस भय से ये लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में शामिल हो गए। और वो शामिल होकर उनका जितना दुर्गंध, जितनी भ्रष्टाचारी, शारदा के पैसा, नारदा का पैसा, सारा चीजों को धुला दिया गया। और वो फिर से एक अच्छे इंसान के रूप में वहां पे साबित करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आज अगर चोर और भ्रष्टाचार की कतार जो आप बता रहे थे, ये लोग ही चिल्ला कर कहते थे कि तृणमूल कांग्रेस में है, तो 150 से ज्यादा लगभग जो चोर उचट्टे थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब इनको बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो कहाँ जाएंगे बेचारे? इतने मेहनत करने वाले मेरे मित्र नवीन जी बहुत ही मेहनत करते हैं। मैं समझता था तो उनका प्रत्याशी, मुझे उम्मीद था कि वो एक प्रत्याशी के रूप में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस वाले लोग को ले घर में इतना जाम कर दिए कि पुराने लोगों को जगह ही नहीं मिल रही है कि उनको कुछ जगह दिया जाए। चलिए तो वापस आऊंगी आपके पास। ठीक, हाल है। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ सुरेश शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा या फिर दीदी का खेला होबे ही चलेगा? लेकिन इस बीच मुझे ऐसा लगता है
इतने वादे, इतनी बातें मंचों से की गई हैं, बोला गया है, जनता जनार्दन के हाथों में सब है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए वो सबसे ज्यादा हो रहा है। किसी को चोर उचक्का कह देना, किसी को अपशब्दों का इस्तेमाल, हमने राजनीति में बहुत गिरते हुए स्तर देखे हैं, कई बार हम इन चर्चाओं में बैठे भी हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। मुद्दों पर बात करनी चाहिए, मुद्दों से तर्कपूर्ण बात करिए, क्या करेंगे, क्या नहीं हुआ। मुझे लगता है ये जनता सुनना चाहती है, ये सुनना नहीं चाहती कि चाहे वो गुटखा चबाने वाले हैं, कि भगवादारी हैं, कि चोर हैं, कि उचक्के हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सभी राजनीतिक दलों के लिए। सुरेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? किया जा रहा है प्रधानमंत्री जैसे। सुरेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है सुरेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ, बात विकास और बात बदलाव की है। अब विकास होगा, बदलाव होगा, या बदलाव करके विकास होगा, ये कई सारे सवाल हैं। नवीन जी, क्या लगता है, विकास जनता चाहती है और मुझे लगता है पूरे देश का हर वासी चाहता है, हमारे प्रदेश का, हमारे स्टेट का, हमारे देश का विकास हो, और यदि परिवर्तन के साथ विकास करना है तो फिर बहुत सारी चीजों पर भरोसा करना होगा। कैसे भरोसा जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता का? राखी जी, पहले तो ये बता दूं, एक एक करके, मेरे मित्र इससे पहले बरागतो शब्द बोल रहे थे। दिनेश त्रिवेदी हिंदुस्तान के राजनीति में बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। इनके पार्टी में पिछले 15 से 20 सालों तक है, भारत के मंत्री रहे हैं। दिनेश बजाज जी इनके जोड़ा साकू के एमएलए थे, कई बोर्ड के उनके चेयरमैन थे। जितेंद्र तिवारी इनके पंडेश्वर के आसनसोल से एमएलए थे और आसनसोल नगर निगम के इनके मेयर थे। ये तीनों लोग बैरागतो शब्द सुन करके और बैरागतो में उलझ करके ये पार्टी में आए। तीनों के ऊपर में कोई भी, ना तो कोई आलांछना है, ना कोई शारदा नारदा का मैटर। इन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी के विकास और राष्ट्रवाद को देख करके ये लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। एक तो ये बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है, और हम पश्चिम बंगाल की जनता को, जो हमने उज्ज्वला योजना में काम किया है, नितिन गडकरी जी का डिपार्टमेंट है नेशनल हाईवे, चाहे वो कूच बिहार हो, अलीपुरद्वार हो, दिनाजपुर हो, मालदा हो, चाहे वो दार्जिलिंग का इलाका हो, चाहे अभी चुनाव से पहले हमने 16,000 करोड़ का एक रोड का ओपनिंग अभियान पुरुलिया में किया, पुरुलिया बांकुड़ा हो, झारग्राम हो। हमने पश्चिम बंगाल के गांव-गांव को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया है। हम प्रधानमंत्री रोड योजना के तहत पश्चिम बंगाल के हर जिले को, हर पंचायत को चाहते हैं कि रोड से जुड़े। हमारा ये नारा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हर लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छे अस्पताल की व्यवस्था हो, समाज में शांति हो। और मैं बार बार आपके चैनल पे भी कई बार मैंने कहा और अभी भी बता रहा हूँ, माली वही अच्छा होता है जिसके बगान में हर ढंग का फूल हो। नरेंद्र मोदी इस देश का वो माली है जिसके अंदर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, बांग्ला भाषी हो, असमिया भाषा बोलने वाले हो, बिहार के भोजपुरी बोलते हो, राजस्थान के राजस्थानी बोलते हो, मध्य प्रदेश की अपनी भाषा बोलते हो, महाराष्ट्रियन बोलते हो, कन्नड़ तेलुगु बोलते हो। नरेंद्र मोदी के बगान के अंदर में हर फूल एक जैसा ही खिलता है। मेरे मित्र खालिद जी बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छे हैं। उनको भी ये पता है कि 10 साल इस राज्य की जनता ने उनको, उनके पार्टी को इस राज्य के अंदर में मौका दिया है, और जिस ढंग से इस राज्य के अंदर उन्होंने, उनकी पार्टी ने और उनकी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सिंडिकेट राज स्थापित कर दिया, सांप्रदायिकता को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, धर्मनिरपेक्षता को तार तार कर दिया। पश्चिम बंगाल में हत्याओं की दौड़ चली गई। विपक्षी पार्टी के कोई भी एक एमएलए तक सुरक्षित नहीं है। आपको मालूम है, मेरे ही पार्टी के एक एमएलए हैं, दिनघटा के उधर उत्तर बंगाल में थे, उनकी हत्या कर दी जाती है और उनकी लाश को टांग दी जाती है। परसों ही दिनहट्टा का भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल प्रेसिडेंट थे अमित सरकार, उनकी हत्या करके तृणमूल कांग्रेस पुलिस संरक्षण में और उसके लाश को टांग देता है। कल नदिया जिला में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है। आखिर हत्या की राजनीति कितना देर करके तृणमूल कांग्रेस या उनकी मुख्यमंत्री, उनकी सरकार कितना दिन तक इस राज्य को बचा के रखेंगे? आप आश्चर्य करेंगे, पूरी दुनिया महामारी में मर रही थी। कोविड इतना बड़ा महामारी, आज भी कोविड से हम बचे नहीं। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, देश हमारा लॉकडाउन में है, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, पान बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये तमाम, हमने ये नहीं देखा कि इसमें कौन से जाति धर्म के लोग हैं। हमने हर परिवार के हर लोगों को 5 केजी चावल, 1 केजी दाल देने का काम किया। लेकिन उस चावल और दाल का जिस ढंग से बंदरवाट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के वार्ड प्रेसिडेंट, उनके सभापति, उनके जिला के प्रेसिडेंट, उनके एमएलए एमपी ने जिस ढंग से बंदरवाट किया, पूरी पश्चिम बंगाल का जनता इनके असलियत को जान चुकी है। उसका एक अल्फान आया, उस महामारी में एक अल्फान आया जो बंगाल के 6 जिला को प्रभावित किया।
प्रधानमंत्री 48 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल आते हैं, सेंट्रल की एनडीए की टीम हमारी आती है, पूरे राज्य को संभाल लेती है, प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए देते हैं और जाने के बाद 700 करोड़ फिर देते हैं। 1700 करोड़ रुपए का आज तक पश्चिम बंगाल की सरकार ने हिसाब तक नहीं दिया और 17 करोड़ की ऐसी भाई भतीजा बांट हुई, ऐसी बंदर बांट हुई, सारे के सारे पैसे कालीघाट में बैठ के मुख्यमंत्री, उनके भतीजे, उनकी पार्टी के सांसद एमपीओ ने बांट लिया। आखिर कौन सा लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में है? देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं, मेरे मित्र खालिद जी सामने ही है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक पॉलिटिकल लड़ाई हमारी हो सकती है, हमारी पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्रवाद का बात आएगा, भारत के संविधान का बात आएगा, आम नागरिक सुरक्षा की बात आएगी, हर पॉलिटिकल पार्टी को एक मंच पे अपने राष्ट्र की निर्माण में लगना चाहिए, राज्य के नागरिकों को सुरक्षित करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर में पिछले 2-3 सालों के अंदर में 150 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है, फिर कांग्रेस के 5-7 कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। आखिर मुख्यमंत्री क्या पूरे राज्य के अंदर विपक्ष का विनाश चाहते हैं? आज यही कारण है कि अल्फान हो, कोविड वाला हो, सिंडिकेट हो, कोयला चोरी हो, बालू बेचने का काम हो, पेड़ काटने का काम हो, अनाज चोरी किया हो, एमएलए एमपीओ के फंड बेचने का काम हो, इन तमाम चीजों से पश्चिम बंगाल की, पूरी पश्चिम बंगाल की जनता त्राहिमाम हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। यही कारण है कि दार्जिलिंग हो, कुछ बिहार हो, अलीपुरद्वार हो, नदिया हो, रानाघाट हो, मुर्शिदाबाद हो, जंगीपुर हो, आसनसोल, बर्धमान हो, बीरभूम, मथुरापुर हो, डायमंड हार्बर हो, कलकत्ता महानगर हो, तमाम जगह के लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन एकदम संभावित है। मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, कि कम से कम पश्चिम बंगाल में उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए एक मजबूत हिसाब से इस देश के संविधान की रक्षा के लिए वो कम से कम प्रदेश में हम जैसे बंगालियों की रक्षा के लिए वो सामने आए हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए मेरे मित्र भी खालिद जी, एक बात मैंने सुनी, नवीन जी ने तो अपना पक्ष रख दिया बहुत क्लियर करके कि क्यों बदलाव हो, क्यों परिवर्तन हो और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्यों एक बार फिर जनता ममता दीदी पर विश्वास जताए। देखिए, मैं उससे पहले एक मेरे मित्र नवीन जी के बारे में, नवीन जी जो कहा उसके बारे में बता दूं। उन्होंने कहा कि खालिद जी थोड़ा जल्दी से, क्योंकि समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ मुद्दे पहले आ जाए। पता मुझे, आप तृणमूल कांग्रेस के वक्त में आप जल्दी हो जाइएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ा से ज्यादा है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है खालिद जी, नहीं, देखिए यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है, मैं पूरा समय आपको भी दूंगी, बस मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप उन मुद्दों को पहले रखिए कि ममता दीदी को दोबारा क्यों चुना जाए। मुद्दों से हटकर बात नहीं करता हूँ, मेरा ये कैरेक्टर है मेरा। चलिए, सड़कों को जोड़ने की बात कही, सड़कों आज पूरे हिंदुस्तान में 70 साल से जिस तरह से हिंदुस्तान की तरक्की हुई है, हर वो मामला में, हर वो जगह पे तरक्की किया, आज उसकी श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने चाहते हैं। ठीक है, वो लेना चाहेंगे। अगर वो बात कहते हैं तो मैं ये भी कहूंगा कि उनका श्रेय तो जाता है कि एयरपोर्ट बिक रहा है, बीएसएनएल बिक रहा है, रेलवे बेचने जा रहे हैं, एयरलाइंस बेच दिए, जितनी जो यहाँ की संस्था है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी संस्थाओं को बेचना चाहते हैं और सिर्फ सीबीआई और ईडी को अपने हाथ में रखकर ये चाहते हैं कि किस तरह से लोग को धमकाए डरा के अपने इस राष्ट्रीयवाद होने का सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है खालिद भाई। नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपने कहा तो मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, मुझे अगर बोल खालिद भाई, मैं आपको, आप एकदम बोले, मैं सुन रहा हूँ, बोले आप। तो उन्होंने कहा कि मुद्दे के बारे में क्या मुद्दा है, कि मैं वापस तीसरी बार मैं बताऊं मैडम कि आज पूरे बंगाल में 34 साल के जो हुकूमत किया है वाम फ्रंट वालों ने, जिस तरह से पूरी जनता को परेशान हाल में रखा था, बेहाल में, बदहाल में रख दिया था, रास्तों का ये हालत था। हम लोग जब आज से 15 साल पहले जब हम लोग जाते थे सड़कों के द्वारा, कई डिस्ट्रिक्ट जाते तो सुबह जाने से दूसरे दिन आना पड़ता था। जहाँ पे 8 घंटा का रास्ता सफर होना था, वहाँ पे सिर्फ 2.5-3 घंटा में हम लोग पहुँच जाते हैं। बिजली के बारे में बताइए, हिंदुस्तान में सबसे पहला नंबर ऐसा है जो बिजली यहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्कुल यहाँ नहीं जाती है। पानी का मामला देखिए, सबसे अच्छा व्यवस्था। यानी बहुत सारा विकास ममता दीदी ने भी किया है, लेकिन अब सब कुछ जो हाथों में है वो जनता के। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की सीमा है चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का जो दंगल होगा वो कौन जीतेगा, पहले चरण की जो वोटिंग है 27 मार्च को होनी है। कई सारे दिग्गजों का जमावड़ा वहां पर था, लगा हुआ है, और अब देखिए जनता जनार्दन के हाथों में है कि जनता को किसे जीत का सेहरा पहनाना है। भारतीय जनता पार्टी का नारा 2 मई दीदी गई, क्या वाकई में सही होगा या फिर ममता दीदी का खेला हो बे सफल होगा, ये देखना दिलचस्प भी होगा। और पल पल की अपडेट, पूरी चुनावी अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।